Hey, welcome back everybody. How are you? Today in this video I'm going to discuss some MCQs regarding your PGT psychology and UGC NET psychology exam. So you can watch this video till the last. Don't worry, this video in Hindi and English both language so you can understand it easily. अ, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं इसके पहले आपके लिए और भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ तो आप उनको भी देख सकते हैं एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट साइकोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट सो यू कैन वॉच प्लेलिस्ट लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Now look on the screen. First question is that is related to intelligence. In a behavioral science, intelligence has the status of, मतलब जो बिहेवियरल साइंस होता है, व्यवहारिक विज्ञान होता है, उसमें इंटेलिजेंस को क्या स्टेटस दिया गया है. सो ऑप्शन इज एन इंटरिम ऑपरेंट, अ ट्रांसडेंटल फोर्स, अ साइकोलॉजिकल एटम, अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. सो यू नीड टू select correct answer. So the correct answer of this question is option fourth, that is a hypothetical construct. अब आपको समझना है कि ये कैसे हो गया. हाउ दिस इज करेक्ट आंसर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट जो इंटेलिजेंस होता है, क्या इंटेलिजेंस हमें दिखाई देता है? क्या हम अपनी आंखों से इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं? मान लीजिए कि मेरा मोहन दोस्त है जो मेरे पास आ रहा है और आप मेरे पास बैठे हैं, क्या बोल सकते हैं वाह मोहन के पास बहुत सारा इंटेलिजेंस है, वह इतना इंटेलिजेंट है, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नो, it means that you cannot observe it directly. So जब हम किसी चीज को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में एक अनुमान बनाते हैं. एंड अनुमान बनाते हैं मतलब हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं. हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, उसके बेस पर हम काम करते हैं, बाद में एक डिसीजन पर पहुंचते हैं. सो you need to understand that in behavioral science intelligence has the status of a hypothetical construct. अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए. इन साइंटिफिक थ्योरी अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल विच इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल. यानी एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. ओके, सो इन बिहेवियरल साइंस इंटेलिजेंस क्या है? एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जिसको बाद में मेजर किया जाता है. तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे. एंड अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, मैं वहां पर सेंड कर देता हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज also from intelligence. So one of the following is not a primary characteristics of intelligence. पूछा है कि इसमें से कौन सा इंटेलिजेंस का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, इसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या है. व्हाट इज इंटेलिजेंस आपको पता होना चाहिए. सो बिफोर गिविंग द आंसर मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज इंटेलिजेंस. So you can look on the screen. This is the definition that is given by David Wexler. Intelligence is the global ability. यहाँ पर कुछ टर्म है जिनको आपको ध्यान रखना है. Intelligence is the global ability of the individual to think clearly and to function effectively in the environment. इंटेलिजेंस क्या है? एक ग्लोबल एबिलिटी है किसी पर्सन की जिसके बेस पे वह क्लियरली चीज़ों को थिंक करता है और अपने एनवायरनमेंट में इफेक्टिव तरीके से फंक्शन करता है. इसी को हम बोलते हैं इंटेलिजेंस. तो अब यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा. एंड आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज ऑल्सो. एग्जाम्स में कभी कभी नॉट कहता है विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी कॉन्सेप्ट एंड ऐसे पूछता है. कोई कॉन्सेप्ट होता है और बोलता है इससे नहीं जुड़ा है, बट उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम बहुत ही अच्छे से माइंड को प्रोसेस कर सकें, तो हम जल्दी से कभी कभी रॉन्ग आंसर देते हैं. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि क्वेश्चन रीडिंग इज ऑल्सो एन आर्ट. आपको क्वेश्चन रीड करने का भी एक अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए.
तो क्या पूछा है, इज नॉट अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्या ये हमारी डेफिनेशन में आता है? एंड थर्ड ऑप्शन द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, क्या हमारे ऑप्शन में आता है, सॉरी क्या हमारी डेफिनेशन में आता है इंटेलिजेंस की? एंड थर्ड ऑप्शन फंक्शनिंग इफेक्टिवली इन द एनवायरनमेंट, क्या ये हमारे डेफिनेशन में आता है? ये समझना है। सो अगर आप देखेंगे द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली यहाँ पर आपको मिल रहा है डेफिनेशन में, एंड फंक्शन इफेक्टिवली इन द एनवायरनमेंट ये भी आपको इस डेफिनेशन में दिया गया है। बट यहाँ पर जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, क्या डायरेक्टली हमको डेफिनेशन में मिल रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि कभी कभी कुछ ऐसे टर्म होते हैं जो सिमिलर होते हैं या उनसे जुड़े होते हैं, डेफिनेशन में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हमें उन्हें समझना होता है। सो अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टडी किया होगा तो वहां पर आपने निश्चित ही इसको अच्छे से पढ़ा होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन है जो कि इंटेलिजेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। बट इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, मतलब अजीब टाइप का व्यवहार करना। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इसमें पूछा था कि विच इज नॉट द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसेंट्रिक थिंकिंग, बिकॉज इसेंट्रिक थिंकिंग इज नॉट the primary characteristic of intelligence. Now, one more important thing is that कि definition में convergent thinking directly नहीं लिखा हुआ है, but आपको समझना है convergent thinking आपके इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी के विपरीत एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कोर फीचर होता है। एंड वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है, व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और क्वेश्चन, यानी किसी भी प्रॉब्लम क्वेश्चन का एक बेस्ट आंसर फाइंड करना, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। एंड यहाँ पे जो शब्द लिखा है थिंक क्लियरली, इसका मतलब क्या था डेफिनेशन में, इसको समझ लीजिए। थिंक क्लियरली मीन्स दैट द एबिलिटी टू यूज बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक इन अप्रोप्रिएट मैनर, यानी सोचिए कि हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, क्या हमारे सामने जो भी बातें आती हैं, जो फैक्ट आते हैं, क्या वो सच में एज हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर हमें अपने इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक से सोचना चाहिए कि हमें क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो इंटेलिजेंट कौन व्यक्ति होता है? इंटेलिजेंट वही व्यक्ति होता है जो अपनी थिंकिंग को क्लियरली क्रिएट करता है, मीन टू सी दैट वह लॉजिकली इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स का यूज करता है और बाद में अपनी थिंकिंग को बेहतर बनाता है। तो आप इसे भी समझिएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंटेलिजेंस की जो ये डेफिनेशन है, ये किसके द्वारा दी गई है? डेविड वेक्सलर के द्वारा, तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव, व्हाट इज डिडक्टिव, आप नेट एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए कई बार पढ़ते हैं। तो अभी करना क्या है, जस्ट रिमाइंड इट इन योर माइंड एंड कमेंट, आपको कहीं से देखना नहीं है। थिंक योर सेल्फ, बिकॉज योर ओन मेंटल प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिवाइजिंग एनीथिंग। तो अभी कमेंट करिए, बताइए डिडक्टिव इंडक्टिव क्या है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज द क्वेश्चन, एंड इसमें बोला गया है व्हाट मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय बिने एंड साइमन टू मेजर इंटेलिजेंस। अब साइमन बिने का कई बार नाम सुनते हैं, एंड बिने साइमन ऐसे नाम सुना होगा आपने, और आपको ये भी पता है कि इंटेलिजेंस से इनका कार्य जुड़ा हुआ है। बट आपसे यहाँ नहीं पूछा है कि मतलब बिने साइमन ने क्या दिया था, कब दिया था, ये नहीं पूछा है। क्या पूछा है? व्हाट मेथड वाज एम्प्लॉयड। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको समझिए। इन एग्जामिनेशन आप देखते हैं कि यार मैं बिने साइमन के बारे में पढ़ के गया था, बट ये पता नहीं चल रहा कि ये क्या पूछ लिया इसने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी लर्न, हम याद करते हैं, क्या याद करते हैं, हम याद करते हैं कब दिया था और क्या दिया था, ऐसे तो याद करते हैं। बट हम फोकस नहीं करते हैं कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, जो भी बुद्धि परीक्षण दिया था, उसमें कौन सा मेथड यूज किया था डेटा को कलेक्ट करने के लिए। हम इस तरह से कभी चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं। बट नाउ डेज इन योर एग्जामिनेशन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज सरफेस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अच्छे से स्टडी करें तो आपको थोड़ा सा और भी चीज़ों पे ध्यान रखना है। सो व्हाट मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय बिने एंड साइमन।
to measure intelligence. So the direct answer of this question is the performance method. क्या है? परफॉर्मेंस मेथड। अब ये परफॉर्मेंस मेथड है क्या? सो आपको याद रखना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो करते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कोई इंडिविजुअल पर्सन कैसे कार्य करता है, यानी करके दिखाता है। करके दिखाता है मतलब उसकी बॉडी, उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आप, ये क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इसको आप कलर मैच करके दिखाना है ना, तो आप करके दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने 5 क्वेश्चन पूछ लीजिए, 5 क्वेश्चन पूछ लिए और बता दिया इतना इसका इंटेलिजेंट लेवल है, ऐसा नहीं हम बताते हैं। सो बिने साइमन ने जो इंटेलिजेंस मेजर किया था उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस मेथड को यूज किया था। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिए। परफॉर्मेंस जो शब्द है ये अपने आप में डिस्क्राइब करता है परफॉर्म, है ना। तो बिने साइमन ने ये परफॉर्मेंस मेथड यूज किया था, आप ध्यान रखेंगे। कुछ यहाँ पर आपको मैं बिने साइमन से जुड़ी चीज़ें बता दूं, और ये यहाँ पर लिखी हैं, आप पीडीएफ को प्राप्त करके इसमें से कुछ शॉर्ट नोट क्रिएट भी कर सकते हैं। द फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, देखिए आईक्यू टेस्ट बिने साइमन ने दिया था। कब दिया था ये पूछा जाता है? 1905 में। इसके बाद इसके कुछ लेटर रिविजन्स भी होते रहे, बट फर्स्ट टाइम इन 1905। सो ध्यान रखना है कि बिने साइमन दो अलग अलग व्यक्ति थे। बिने अलग थे, अल्फ्रेड बिने एंड साइमन। साइमन वाज द स्टूडेंट ऑफ द बिने, तो दोनों ने मिलकर किया था। फर्स्ट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय अल्फ्रेड बिने एंड थियोडर साइमन। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। अल्फ्रेड बिने डिजाइन्ड द टेस्ट फॉर द फ्रेंच स्कूल्स टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु वुड बेनिफिट फ्रॉम सपोर्ट। मतलब हुआ ये था कि फ्रेंच फ्रांस की जो सरकार थी, तो उन्होंने साइमन बने से कहा कि हमारे स्कूल्स में बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, वो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं आसानी से, तो क्यों ना आप कुछ ऐसा बनाइए ताकि हम बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ, बच्चों को फ़िल्टर कर पाएँ कि कौन से बच्चे कमज़ोर हैं, कौन से बच्चे कमज़ोर नहीं हैं। तो उस टाइम पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने बिने साइमन को एक आदेश दिया था, जिसके बेस पे इन्होंने एक टेस्ट क्रिएट किया था। और इसके बाद बिने ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था मेंटल एज के बारे में। मेंटल एज, chronological एज दैट मोस्ट टिपिकली corresponds टू गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ये मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? बिने साइमन ने। आप ये भी ध्यान रखेंगे। एंड यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाइल्ड हु डज एज वेल एज द एवरेज 8 ईयर ओल्ड इज सेड टू हैव अ मेंटल एज ऑफ 8, यानी जो बच्चे 8 साल के हो चुके होते हैं, उनका 8 साल के बच्चा अगर 8 साल का होता है तो उसका मतलब जो मेंटल एज है वो कितना होगा? आपका 8, क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि बिने साइमन ने किस बेस पे अपने जो टेस्ट को क्रिएट किया था, वो किया था आपके परफॉर्मेंस मेथड के बेस पे। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं और आपको और भी स्टडी करनी है, बट यहाँ पे इतना ही। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन स्क्रीन। A research project that measure behavior over a span of time is called, यानी एक ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट जो कि ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक स्टडी करता है व्यवहार का, उसे क्या कहते हैं? सो दिस इज फ्रॉम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी में आपका डेवलपमेंट साइकोलॉजी होता है, वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। बट इन रिसर्च में भी ये आता है। सो डायरेक्टली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम किसी व्यक्ति पर या ग्रुप पर लंबे समय तक स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी के ऑल ओवर लाइफ का, यानी जन्म से लेके उसके 50 साल तक का, 30 साल तक का, उसके मरने तक का स्टडी करें, तो वो क्या होगा? वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन या फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, यानी बहुत लंबे समय तक। बट इसके अपोजिशन में आता है शॉर्ट टाइम के लिए जो बिहेवियर स्टडी होता है, दैट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो अभी दोनों में अंतर है, इसको हम समझेंगे। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, दैट इज स्टडी
you collect data from a population at a specific point in time। मतलब कि जैसे मान लीजिए हम अगर 1 से लेके 1 to 30 ईयर ओल्ड ह्यूमन या मेल फीमेल किसी का स्टडी करना चाहते हैं, तो अगर हमने कुछ बच्चे मतलब लिए 1 साल के, कुछ 2 साल के, कुछ 3 साल के, कुछ 4 के, कुछ 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, इस तरह से हमने 30 तक के कुछ लोग ले लिए और एक बार में मतलब कि 1 महीने में, 1 हफ्ते में हमने स्टडी कर लिया, तो ये क्या होगा? ये होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सो मीन that in cross sectional study we collect data from a population at a specific point of time, but in longitudinal study अगर हम लंबे समय तक स्टडी करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पूरा डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, तो जन्म से लेके हमने कितना स्टडी किया? 30 ईयर तक, यानी 30 साल तक स्टडी किया, 1 to 30। बट यहाँ पे एक पर्सन पर ही स्टडी किया, दैट वुड बी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसके बीच में दोनों जो डिफरेंस है उसको आप याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, स्टडी व्हेन यू रिपीटेडली कलेक्ट डेटा फ्रॉम द सेम पीपल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग मतलब होता है ओवर अ स्पेन ऑफ टाइम फॉर लॉन्ग पीरियड, एंड क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों का स्टडी करना। तो इस तरह से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप, डिफरेंट एज के ग्रुप के जो लोग हैं, तो क्रॉस सेक्शनल, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, the correct formula for understanding intelligence is which of the following। इंटेलिजेंस का करेक्ट फार्मूला यहाँ पर पूछा गया है एंड ऑप्शन गिवन हियर इज लाइक दैट। सो हेरिडिटी इनटू, यहाँ पे जो स्टार है दैट इज मल्टीप्लाई इनटू एनवायरनमेंट इक्वल इंटेलिजेंस, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इक्वल इंटेलिजेंस, हेरिडिटी इनटू, सॉरी यहाँ पर प्लस था सेकंड में, एंड इन थर्ड हेरिडिटी इनटू नेचर इक्वल इंटेलिजेंस, नर्चर इनटू एनवायरनमेंट इक्वल इंटेलिजेंस। तो बताना कि इसमें से कौन सा सही है। मैं आपको बताता हूँ, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है कुछ इसी तरह से संबंधित है। बिहेवियर इक्वल एफ ब्रैकेट पी कॉमा ई वेयर ई स्टैंड्स फॉर। तो ये क्वेश्चन आपके ईवीजीसी, एक डिप्लोमा कोर्स होता है काउंसलिंग का, उसके थ्रू लोग DSSB या नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में काउंसलर बनते हैं। तो अभी DSSB का जो एग्जाम हुआ था वहां पर इस क्वेश्चन को पूछा गया था, तो अभी मैं इसको बताता हूँ क्या है। देखिए, आपने नेचर, नेचर वर्सेस नर्चर, आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, ठीक? नेचर वर्सेस नर्चर, आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत ही अच्छे से स्टडी किया गया, इसमें बहुत सारा डिबेट भी रहता है। मतलब कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो इंटेलिजेंसी होती है वो बाई बर्थ होती है, कुछ लोग मानते हैं कि किस तरह से नर्चर किया गया है किसी को, कुछ लोग ये मानते हैं, तो इसमें डिबेट रहता है। बट बाद में ये पता किया गया, जो इंटेलिजेंस होता है दैट इज द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसको मल्टीपल बोला गया, मल्टीपल का मतलब है इंटरेक्शन, मतलब कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट में हम किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं और हमारी हेरिडिटी में हमको क्या मिला है, तो वो हमारी इंटेलिजेंसी को डिफाइन करते हैं। तो करेक्ट फार्मूला जो होगा हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट इक्वल इंटेलिजेंस, ये आपका करेक्ट फार्मूला है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो नेचर है वो किसको इंडिकेट करता है और जो नर्चर है वो किसको इंडिकेट करता है। सो यू नीड टू लर्न नेचर इंडिकेट हेरिडिटी एंड नर्चर इंडिकेट कि मतलब कैसे हमको एनवायरनमेंट में बढ़ाया गया है, यानी एनवायरनमेंट मतलब पाला पोसा गया है, कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। तो इन दोनों चीजों को भी आप याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन पर आए, तो इस क्वेश्चन में सीधा बोला गया है बिहेवियर इक्वल एफ ब्रैकेट पी कॉमा ई वेयर ई स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर ई का मतलब क्या है ये बताना है। तो आप एक बात समझिए, एफ इज द फंक्शन, मतलब बिहेवियर जो क्या है, बोला गया है फॉर्मूले में कि जो बिहेवियर होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ पी एंड ई। पी का मतलब होता है पर्सन और ई का मतलब होता है एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट में किसी व्यक्ति का कैसा
कैसा मतलब इंटरेक्शन होता है, वो उस व्यक्ति को बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर आपका थर्ड सही था। ई का मतलब एनवायरनमेंट है। पी पूछता तो वो पर्सन हो जाता है। सो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। मैं जो भी आपको टर्म बताया हूँ, हर एक टर्म इम्पोर्टेंट है। हर एक टर्म से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। सो यू नीड टू लर्न ईच कॉन्सेप्ट एंड ईच टर्म इन साइकोलॉजी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि इन योर एग्जामिनेशन वहाँ पे सीधा जो हमारी वर्ड मीनिंग होते हैं, साइकोलॉजी के जो टर्म होते हैं, उनको लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आप नए नए वर्ड्स को भी सीखते रहिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ शेयर करता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें।